छोटी उम्र के बच्चे में डायबिटीज का खतरा हो सकता है। बच्चों में दो तरह से डायबिटीज हो सकता है, बट कंपलसरी नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को होगा तो बच्चे को होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि हम तो डाइट कर लेंगे, लेकिन बच्चा तो एनर्जी है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, उसको तो फैट की जरूरत है, तो उसकी डाइट बड़ा सोच समझ के बनानी पड़ती होगी। जो एक एडल्ट मेल होता है वो अमूमन 2300 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहा होता है। फीमेल जो होती है 2000 से 2200 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रही होती है, जिसको आज 30s and 40s में हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को वो आगे पास ऑन और अर्ली एज की रुचि अगर खत्म हो रही है फिजिकल एक्टिविटी में, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत होने वाली है। ये माँ बाप को भी समझाना जरूरी है कि इस बच्चे को उन्हें मान लेना चाहिए कि ये मोटा है। देखिए, ये हमारे पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका बेटा ओवरवेट भी होगा तो उनको लगेगा कि कम खाता है। 23 to 25 is now overweight and above 25 BMI for Indians is obesity. जब देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों को ये संदेश देने लगे कि वजन घटाइए, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, खाने में तेल घटाइए, फैट रिडक्शन कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि मोटापा महामारी की शक्ल लेता जा रहा है। इसीलिए सर्वोच्च नेतृत्व ये आपको बता रहा है कि वजन घटाने की जरूरत है। अब इसी कहानी को ऐसे समझते हैं कि एक जुमला है, खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद। इसका मतलब ये है कि किसी भी इमारत की नींव कितनी अच्छी है उसी से तय होगा कि वो इमारत कितनी मजबूती से सालों साल खड़ी रहेगी। तो आज बात करेंगे नींव की, यानी कि बच्चों की, और बच्चों में बढ़ती जा रही डायबिटीज की। डायबिटीज और मोटापा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों में डायबिटीज बढ़ क्यों रही है, आज हमारा फोकस इस बात पर रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर नीलेश कपूर हैं, जो लंबे समय से डायबिटीज के मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर, आपके पास जो मरीज आते हैं, वैसे तो अगर मरीजों की संख्या बढ़े तो डॉक्टर के लिए अच्छा रहता है, लेकिन डायबिटीज में आप कैसा ट्रेंड देखते हैं? मैडम, ये थोड़ा सा मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मतलब हम अगर देश के हिसाब से देखें तो फिलहाल जो लेटेस्ट स्टडी ICMR की आई है उसमें इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन डायबिटीज एंड 126 मिलियन प्री डायबिटीज, यानी 126 मिलियन ऐसे हैं जो रेडी तैयार है कि बस अब थोड़े टाइम में वो डायबिटीज हो जाएंगे। हाँ, तो जब कोई बीमारी इतना विकराल रूप धारण कर ले कि वो एपिडेमिक बन जाए तो वो हेल्थ सिस्टम के लिए नासूक हो जाती है। तो कोई डॉक्टर ऐसी स्थिति को पसंद नहीं करता है। तो ये सोचना हो सकता है कि मतलब मरीज बढ़े, बट जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका काफी बड़ा एक टॉल जिसे हम कहते हैं, या एक उसका एक भार जो है हेल्थ सिस्टम पे और डॉक्टर्स पे भी आता है, जो कि सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता कि वो है। तो हमें इसको समझना इस तरीके से पड़ेगा कि जो ये नंबर बढ़ रहे हैं, हालांकि जो स्टडी हुई थी अबव द एज ऑफ 30 इयर्स हुई थी, हमें 30 इयर्स के नीचे के आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपने प्रैक्टिस में जो आजकल बच्चे देख रहे हैं 10, 11, 12 साल के, अमूमन सभी का वजन 50 किलो के ऊपर मिल रहा है। 50 किलो के ऊपर। इसी जमाने में हमारे यहाँ रेफरेंस वेट हुआ करता था इंडियन एडल्ट मेल का 60 kg, इंडियन फीमेल का 50 kg। तो हमारे बच्चे ही उसको एक्सीड कर रहे हैं। एंड इसका एक नुआंस और है कि बच्चों में आपने ध्यान दिया होगा कि हम टैबलेट की जगह सिरप दिया करते थे, आज भी देते हैं, बट जो ये बच्चे 50 किलो क्रॉस कर जाते हैं, इसमें एडल्ट डोजेज देनी पड़ती है, नॉर्मल बीमारी होती है, चाहे बच्चा 10 साल का हो, क्योंकि फिर बॉडी वेट के हिसाब से डोज कम पड़ेगी ना। तो मुझे एंटीबायोटिक की भी फुल डोज देनी है तो एडल्ट डोज देनी है, मुझे किसी और की चीज की भी देनी है तो भी फुल डोज देनी है। तो हर चीज पे इम्प्लीकेशन आ रहा है, और इसी अनुपात में हम जो देख रहे हैं डायबिटीज इन यंग एंड इनफैक्ट कार्डियक डिसऑर्डर्स इन यंग सब बढ़ रहे हैं। सो ये काफी गंभीर विषय भी है और काफी भयावह स्थिति भी है देश के लिए कि हम इमीडिएट एक्शन इसमें लेना चाहते हैं। कितनी छोटी उम्र के बच्चे में डायबिटीज का खतरा हो सकता है? मैडम देखिए, हम इसको अगेन मतलब इसको समझते हैं कि बच्चों में दो तरह से डायबिटीज हो सकती है। एक टाइप 1 जो कि जनरली जन्मजात मानी जाती है, जहां पे हमारा पैनक्रियास जो है इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में जहां पे इंसुलिन बन तो रहा होता है पर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया किसी वजह से, और ये रेजिस्टेंस इज बेसिकली नथिंग बट आपका मोटापा है, मोटापे में जमा हुआ फैट है जो इंसुलिन काम नहीं करने दे रहा होता। तो अब आप ऐसे सोच के देखिए कि जो जन्मजात यानी टाइप 1 डायबिटीज है, उसका डायग्नोसिस जनरली सबसे ज्यादा जो होता है वो तो 4 to 6 इयर्स ऑफ एज में होता है, या अबव द एज ऑफ 10 इयर्स होता है, जब तक वो डेवलप प्रॉपर होती है, सिम्टम्स आते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है जो मोटापे की वजह से हो रही है, वो टीनेज ग्रुप में हमको ज्यादा देखने को मिलती है। उसी टाइम तक आते आते बच्चा वेट पुट ऑन करना चालू करता है। सो एकदम यंग एज में तो नहीं टाइप 2 डायबिटीज मिल रहा है, बट हाँ
ऑब्वियसली मतलब वो द एज ऑफ 13-14 वी आर सीइंग केसेस जो यहाँ पे 13-14 मतलब टीनेज में बस बच्चा आया और डायबिटीज का खतरा है। यस यस पहले टाइप 1 को समझ लेते हैं। टाइप 1 उन्हीं को होगी जिनके माँ बाप में या पहले किसी को डायबिटीज है, या किसी और को भी ऐसे बच्चे को हो सकती है जहाँ डायबिटीज का इंसिडेंस नहीं है। मैडम देखिए, टाइप 1 डायबिटीज पहले ये समझिए कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने की जो प्रक्रिया है वो पैनक्रियास करता है। पैनक्रियास में दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब अगर किसी अनुवांशिकी यानी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अगर ये इंसुलिन प्रोडक्शन ही ना हो तो ये आपका टाइप 1 डायबिटीज बना देगा, क्योंकि इंसुलिन अगर बनेगा नहीं तो शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो सकते। अब इसमें मेजॉरिटी में आपको जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, बट मिलती है, मतलब बहुत कॉमनली मिलती है। और बट ये कंपलसरी नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को होगा तो बच्चे को होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, जेनेटिक डिफेक्ट इज ऑलवेज देयर। ये हम इसको अभी तक ठीक करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो इसलिए क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा होता तो हम बच्चे को भी इंसुलिन चालू करते हैं ताकि शरीर को जो इंसुलिन मिलना चाहिए वो उसको मिलता है। शुरुआत से दवा डे 1 से उसमें इंसुलिन ही चलेगा, एंड इंसुलिन इज द ओनली ड्रग दैट इज इफेक्टिव। तो गलती से भी किसी को भी आप ये मतलब गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हो गया है तो ओरल मेडिसिन खा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। उससे आपको फायदा भी नहीं होगा और आपको आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस में आप लैंड कर सकते हैं। दूसरा है फिर आपका ये टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज में हमारे यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का कंपोनेंट रहता है कि फादर या मदर में है तो बच्चे में आने की संभावना है। अब हम लोग जो देख रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसको 60 साल की उम्र में डायबिटीज बना, तो आज की डेट में जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें डायबिटीज, यही डायबिटीज जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो 30s एंड 40s में हो। और ऐसे ही जिसको आज 30s एंड 40s में हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को वो आगे पास ऑन और अर्ली एज में होगा। सो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज है बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री जो है, इसका एज एट ऑकरेंस कम होता है। तो हम वो विरासत में पास ऑन करते 10-12 साल के बच्चे तक पहुंच। जी हाँ, वहां हम पहुंच रहे हैं और वो पहुंच ऐसे रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। उसका जेनेसिस मोटापा है। एक मैनिफेस्टेशन तो ये होगा कि अगर बच्चा मोटा है तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि डायबिटीज हो सकती है इस बच्चे में। क्या कुछ और भी साइन सिम्टम्स या उसके लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें हैं जिन्हें पहचानना चाहिए? देखिए, हमको ना कुछ फिजिकल साइंस सिम्टम्स मिल सकते हैं इसमें। आप कभी बच्चे की गर्दन पे ध्यान दीजिए, अगर वहां पे क्रीजेस आने लग गई है तो ये एक स्किन मैनिफेस्टेशन है, कैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं इसको। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सूचक है। इसका ये मतलब नहीं कि डायबिटीज हो गया होगा, बट हाँ ये जरूर सूचक है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना चालू हो गया है। दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ यहाँ पे। दूसरा स्किन टैग्स अगर आपको मिलने लग गए हैं, मतलब कुछ लोग इसको मस्से कहते हैं, तो अगर ये गर्दन पे ऐसे आपको अगर ज्यादा दिख रहे हैं बच्चे में, और बच्चे मतलब ऑब्वियसली मतलब पहले मोटापा होना चाहिए, तो भी एक साइन हो सकता है कि भाई ये शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तीसरा, कई बार ऑपोर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग में हम लोग देखते हैं कि बच्चे में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफी बढ़े हुए हैं। तो ये सब चीजें सूचक है कि कहीं ना कहीं हमारा फैट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाना चालू हो रहा है। देखिए, पहले हमेशा फैट मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ाएगा, शरीर में फैट की अधिकता होगी, उससे मोटापा बनेगा और वही आगे चल करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बच्चे में दूसरे साइंस मिलेंगे, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, वो बाहर खेलने नहीं जा रहा होगा, वो मोबाइल में व्यस्त होगा, या अपने कमरे में अकेला विचरण कर रहा होगा, या अपने दोस्तों के साथ भी बहुत घुल-मिल ना रह करके एक एकांत में वातावरण को पसंद कर रहा होगा। ये तो साइकोलॉजिकल इशू भी है। नॉट एक्जेक्टली साइकोलॉजिकल, पर ये जेनेसिस है आपका, यहाँ से चीजें चालू होंगी आपके डाउनवर्ड। सो आपको देखना है कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जरूर फोकस करे। अगर उसकी रुचि अगर खत्म हो रही है फिजिकल एक्टिविटी में, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत होने वाली है। जब हम लाइफस्टाइल बीमारियों की बात करते हैं तो बड़ों को अक्सर ये कहा जाता है कि आप 50 मिनट भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है। बच्चों के केस में क्या होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी तो करनी ही करनी है? मैडम देखिए, बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म नॉर्मली है ना, वो बड़ों के कंपैरिजन फास्ट होता है। मतलब आप अगर हार्ट रेट देखेंगे तो जो नवजात शिशु है वो तो काफी ज्यादा मतलब डबल ट्रिपल हार्ट रेट लेके पैदा होता है। सो बच्चे 3-4 घंटे भी खेले तो कम है। बच्चों को जितना खेलना चाहिए उनको खेलने देना चाहिए। पहला तो रूल ऑफ थंब ये हो गया। अब समस्या क्या हुई है कि धीरे धीरे करके हम लोग हो गए हैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ज्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देने वाले, और हम भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें। तो हमने उसको कट शॉर्ट करना चालू कर दिया। तो हम बच्चों को टाइम देते हैं, जब 5 से 7 खेला हो, जब 5 से 6 खेला हो। ये थिंकिंग गलत है। हमें क्या बोलना चाहिए कि भाई देखो, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, आप अपना पढ़ाई का जो आपका क्वांटम ऑफ स्टडीज है एक दिन का वो फिक्स करो। उसके बियॉन्ड जो टाइम है, वो चाहे 2 घंटा हो, चाहे 3 घंटा हो, चाहे 4 घंटा हो, खेलो।
एंड सेम शुड अप्लाई आल्सो टू द स्कूल्स में व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि कहने के लिए तो प्लेग्राउंड्स भी हैं, कहने के लिए स्पोर्ट्स भी हैं, बट एक्चुअल टाइम जो बच्चा खेलने में बिता रहा है अगर हम वो निकालें तो बहुत कम है। हफ्ते में एक दिन होती है स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली यानी जैसे आप पढ़ाई का टाइम अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं, वैसे खेलने का टाइम डिसाइड करना अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और वो जितना ज्यादा हो उतना उस बच्चे के लिए अच्छी बात है। वैसे अगर वो फिट रहेगा तो मेरे ख्याल से पढ़ाई में दिमाग ज्यादा चला रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे मान के चले कि हमारे बॉडी के प्रोसेस ऐसे बने हुए हैं कि अगर हम खेल रहे हैं तो एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं। तो एंडोर्फिन आर नेचुरल हार्मोन्स व्हिच कीप नॉट ओनली कीप अस हेल्दी, दे आल्सो कीप अस हैप्पी। सो एक तंदुरुस्त शरीर जितना अच्छे से अपने ब्रेन का उपयोग करता है, उतना एक थका हुआ और एक सो कॉल्ड सिक शरीर नहीं कर पाता है। और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको कहीं ना कहीं सिकनेस की तरफ लेके जाता है। अगर आपका बच्चा लेथार्जिक है, हर वक्त मोबाइल में है, खेल नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली वो पढ़ाई के जो घंटे हैं वो भी उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। हो सकता है 3 घंटे में 1 ही घंटे की पढ़ाई करता है, इसलिए खेलना उतना ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग अपने बच्चों को देख के मोटा मानते हैं सेहतमंद है, हम खिला पिला रहे हैं, तो ये माँ बाप को भी समझाना जरूरी है कि इस बच्चे को उन्हें मान लेना चाहिए कि ये मोटा है। कैसे समझाएं? देखिए, ये हमारे पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका बेटा ओवरवेट भी होगा तो उनको लगेगा कि कम खाता है। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो आते हैं बच्चों को लेके वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा कम खाता है। तो ये माइंडसेट हमारा किसी जमाने में सही था, जब हमारे यहाँ एक तरह से कहा जाए कि इंडिया एक रिसोर्स स्कार्स कंट्री हुआ करता था, हमारे अन्न प्रोडक्शन भी काफी कम था। दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब हम लोग पैकेज्ड आटा यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड हम पैकेज्ड ही खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी की प्रिवलेंस भी बढ़ रही है। अब हम इसको ऑब्जेक्टिवली अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में ये कहा जाता है कि एज पर WHO क्राइटेरिया अगर हम फॉलो करें तो 25 to 30 अगर BMI है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि हम बॉडी वेट इन केजी को डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से, एंड उस फॉर्मूले से हम लोग एक BMI का वो निकालते हैं। तो एडल्ट्स में हम लोग कहते थे कि 25 to 30 इज ओवरवेट एंड अबव 30 इज ओबीज। अभी जो लेटेस्ट इंडियन स्टडीज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हमें ये क्राइटेरिया और रिफाइन करने की जरूरत है। 23 to 25 is now overweight and above 25 BMI for Indians is obesity. And दूसरा एक और क्राइटेरिया इसमें जो है वो है आपके वेस्ट सर्कम्फ्रेंस का। तो किसी भी फीमेल में अगर वो 80 सेंटीमीटर के ऊपर है तो वो एब्डोमिनल ओबेसिटी का शिकार है, किसी मेल में अगर वो 90 सेंटीमीटर के ऊपर वेस्ट सर्कम्फ्रेंस है तो वो एब्डोमिनल ओबेसिटी का शिकार है। अब क्योंकि ये सारी हमारे जो पैरामीटर्स हैं ये एडल्ट्स पे हुए हैं, बच्चों पे हमने इतनी रिसर्च नहीं करी, तो हम उस पे एकदम से तो नहीं कह सकते, बट फिर भी आप ये मान के चले कि एडल्ट से क्राइटेरिया, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत, मैं जैसे बता रहा हूँ 10-11 साल की उम्र में ही वो 50-60 केजी वेट लेके आ रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया आई थिंक कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू द टीनेज पॉपुलेशन आल्सो। एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड सजेस्ट कि वो आप एक बार अपने डॉक्टर से विजिट करके आप कंफर्म भी कर लें कि मतलब उनको क्या लग रहा है, बट इवेंचुअली वी कैन फॉलो द सेम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो हमने एडल्ट्स के लिए बनाए। यानी जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, BMI कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। उस फॉर्मूले के हिसाब से जो स्टैंडर्ड तय किया गया है, यानी 24 के ऊपर अगर BMI आती है तो मोटापा है, उसको भी हम घटा दिया गया है। भारतीय स्टडीज के हिसाब से 23 के ऊपर मोटापा है, और 30 जो पहले क्राइटेरिया होता था कि अभी से बीमारी मान लीजिए मोटापे को, वो भी अब घटा के 25 कर दिया गया है। बच्चों के केस में आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर BMI कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो आज सभी लोग पहले अपने बच्चे की उम्र और हाइट के हिसाब से BMI देखें और ये मान लें कि आपका बच्चा मोटा है, सेहतमंद है, फिट है, या किस क्राइटेरिया में वो फॉल कर रहा है। कमर का जो आपने मोटापा बताया, इंडियंस की आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो मोटापा है वो सारा पेट के अराउंड सेंटर है। सो आपने अगर कभी यूरोपियंस को देखा हो या कभी अमेरिकन्स को देखा हो, तो उनके यहाँ क्या होता है कि उनके यहाँ जो हड्डियों का वजन है वो भी काफी ज्यादा है, एंड जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो इंडियन फिनोटाइप हम जिसको कहते हैं, यानी जो हमारी एशियन, साउथ एशियन पॉपुलेशन है जिसमें इंडिया भी आता है, इसमें हम जो देखते हैं वो ये है कि पेट के अराउंड ज्यादा मोटापा रहता है। ऊपर से हाथ पांव पतले दुबले रहते हैं, पर पेट पे सबकी एक कमी दिख रही होती है, तोन कहते हैं एग्जैक्टली। तो वो तोन किसी को मटका भी लगती है, किसी को कम ज्यादा, सबको अपने हिसाब से लगती है, बट इवेंचुअली वो थोड़ी भी आ रही है तो उसमें जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि अगर आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस 90 सेंटीमीटर के ऊपर मेल में है और फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये इंडियंस में ओबेसिटी का सूचक है, एब्डोमिनल ओबेसिटी। उठाइए, दूसरा काम आपके लिए है अपना भी
और अपने बच्चे का भी जो पेट की घेराई जिसको हम कहते हैं उस घेरे को नापिए। इंची टेप आपको बता देगा 80 सेंटीमीटर से ऊपर महिलाओं में, 90 सेंटीमीटर से ऊपर पुरुषों में मोटापा मान लिया जाता है। बच्चे का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपके लिए हिसाब लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। डॉक्टर, डायबिटीज का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे ज्यादा लोग इस बात पर रिसर्च करते हैं कि एक बार हुई तो क्या रिवर्स हो सकती है, तो बच्चों के केस में इसे कैसे देखना है? देखिए, पहले तो ये हम ये समझते हैं कि रिवर्सल जिसको बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो रिवर्सल इज एक्चुअली नॉट द राइट टर्म। द राइट टर्म इज रेमिशन। डायबिटीज रेमिशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी में शुगर लेवल्स बढ़ गए, अब उसको हमने इलाज किया, कोई भी इंटरवेंशन किया, उसका वो डाइट का हो, उसका वो लाइफस्टाइल का हो, उसको हमने दवा से भी किया, बट इवेंचुअली ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे कम से कम 3 महीने तक लगातार बिना किसी दवा के HbA1c 6.5 से नीचे रह रहा है। 6.5 तो कट ऑफ लिमिट है, 6.5 के ऊपर बंदा डायबिटिक हो जाता है। तो उसकी HbA1c 6.5 से नीचे आ गई है और लगातार 3 महीने तक वो बिना किसी दवा के 6.5 से नीचे बनी हुई है। दिस इज अ टेक्निकल टर्म फॉर डायबिटीज रेमिशन। अच्छा, ठीक है। अब ये कब हो सकता है, पहले ये समझना चालू करते हैं। मैं वापस वहीं आता हूँ कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनाते हैं बीटा सेल और पैनक्रियास। अब होता क्या है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, पहले तो ये बड़ा क्लियर समझ लें कि टाइप 1 डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, टाइप 2 समथिंग कैन हैपन। ठीक है। अब वो व्हाट इज दैट समथिंग? तो टाइप 2 डायबिटिक्स में आपके जो इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल हैं, जब टाइप 2 डायबिटीज बनती है तो उसका मैकेनिज्म ये है कि वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से लिंक्ड है। आपके फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट्स हो रहे हैं और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कोई इंटरवेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दवाइयों के साथ साथ आपको डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए एंड इसकी वजह से आपका फैट लॉस हो गया या आपका वेट लॉस हो गया, ठीक है, तो कैसे भी हुआ, अभी उसमें फिलहाल नहीं जा रहा, बट किसी तरीके से आपका वेट लॉस हो गया, तो कंट्रोल में आ गया वजन, तो यही जो आपका रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाता है। तो यही जो आपके बीटा सेल जो इंसुलिन बना रहे थे, वो जितना भी बना रहे थे, वो काम करने लग जाता है जो काम नहीं कर रहा था। सो टेक्निकली डायबिटीज रिवर्सल और रेमिशन कैन बी अचीव्ड। यानी जो मोटापा इंसुलिन के काम करने के रास्ते में आ रहा था, अब उस मोटापे को रास्ते से एग्जैक्टली। सो in a very simple language, diabetes reversal can happen only through weight loss. There is no other mechanism, there is no other scientific mechanism. अब वेट लॉस हम कैसे कर रहे हैं उस पे हमारी एक व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं हम डाइट से कर लेंगे, कोई कह सकता है कि मैं एक्सरसाइज से कर लूंगा, कोई कह सकता है नहीं मैं दवाइयों से भी कर लूंगा, तो दवाइयां भी अवेलेबल है उसके लिए। बट इवेंचुअली अगर रिवर्सल होना है तो होना वेट लॉस के थ्रू है। यानी सबसे बड़ी बात है वजन घटाना। एग्जैक्टली। सेकंड, अब ऐसे सोच के देखिए कि मान लीजिए आप अभी नए डायबिटिक हुए हैं, दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर डायबिटीज रिवर्सल। जितनी जल्दी आप कंट्रोल करें। अगर आपको ज्यादा समय हो गया, मान लीजिए आपको 5-6 साल हो गए, अब क्या होता है, देखिए सोच के देखिए कि जब अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गया था, अब शरीर को शुगर कंट्रोल भी करना है और पैनक्रियास को सिग्नल भी मिल रहा होता है कि भाई शुगर ज्यादा है, तो बीटा सेल अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं इंसुलिन का, जस्ट टू कंट्रोल द शुगर लेवल। तो शरीर भी अपना प्रयास कर रहा होता है, भले आप दवा खाएं या ना खाएं, शरीर अपना प्रयास कर रहा है। अब ये प्रयास करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि बीटा सेल एग्जॉस्ट होने चालू हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो बीटा सेल रिजर्व जिसे हम कहते हैं कि कितना बीटा सेल फंक्शन बचा, अगर वो एक बार 50% भी चला गया तो फिर रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन ही कम हो गई। भाई काम तो इंसुलिन को ही करना है ना, भाई चाहे आप इंसुलिन बना रहे थे वो थक चुके हैं। तो अगर वो स्थिति आ गई जहां बीटा फंक्शन आपका कम होकर के 50% नीचे चला गया, तो रिवर्सल नहीं हो सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसको रिवर्स कर सके आज के हमारे साइंस के हिसाब से। तो ये समझना जरूरी है कि अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें जल्दी करना है, जो भी करना है जल्दी करना है। दूसरा, हमको वेट लॉस करना है। बच्चों के केस में अगर शुरुआत में 10 साल 12 साल की उम्र में डायबिटीज पकड़ में आती है और मान लेते हैं बॉर्डर लाइन है, कंट्रोल है, तो क्या रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल। इनफैक्ट आई हैड वन केस जहां पे एक लड़का आया था हमारे पास, ही वाज अराउंड 17 इयर्स ऑफ एज एंड उसको जो है मतलब he started off with high HbA1c levels. Initially we had to put him on medication, दवाइयां भी चालू की थी उसको और उसको स्ट्रिक्ट डाइटरी और एक्सरसाइज रेजिमेन पे हमने डाला था एंड इवेंचुअली उसको रेमिशन अचीव हो गया एंड अभी तक कंटिन्यूड है। एंड ही इज द गुड थिंग अबाउट द चैप इज दैट कि वो अभी भी अपना डाइटरी एक्सरसाइज रेजिमेन फॉलो कर रहा है। जो हम बार-बार रेमिशन और रिवर्सल शब्द यूज कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि क्या डायबिटीज को हम जड़ से भगा सकते हैं और फिर कभी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि 17 साल के बच्चे में रेमिशन हुआ, क्या उसकी दवाएं बंद हो सकती हैं?
हाँ, दवा बंद हुई उसकी, बंद हो गई। बिल्कुल। लेकिन फिर आपको वो आपने डाइट और देखिए एक्सरसाइज फॉलो एग्जैक्टली अगर आपने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया तो आपने वही मैकेनिज्म फिर से चालू कर लिया जिसकी वजह से पहली स्थिति बनी थी आपकी डायबिटीज बनने की, तो वो तो दोबारा नहीं आने देना है ना। तो वो उस केस में हुआ था। तो ये अगेन मतलब एक एनेक्डोटल एविडेंस है बट है। बच्चों के केस में अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि हम तो डाइट कर लेंगे, लेकिन बच्चा तो एनर्जी है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, उसको तो फैट की जरूरत है, तो उसकी डाइट बड़ा सोच समझ के बनानी पड़ती होगी। देखिए हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बच्चे देखिए ग्रो भी कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे सोच के देखिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम बच्चे को एक बैलेंस डाइट देना चाहते हैं, वो तो गिवन है। जो एक एडल्ट मेल होता है वो अमूमन 2300 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहा होता है। फीमेल जो होती है 2000 से 2200 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रही होती है। तो पहले तो ये समझे कि किसी भी स्थिति में ये 2400 वाली लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि ये एक्सीड ना हो। दूसरा, अगर डायबिटीज बन चुका है और हमें ये भी दिख रहा है कि बच्चा ओवरवेट या ओबीज है, तो अब हमको यहाँ पे वेट लॉस इंड्यूस करवाना है। तो वेट लॉस इंड्यूस कैसे होता है? वेट लॉस इंड्यूस होता है आपके कैलोरी रिडक्शन से और कैलोरी बर्निंग से। तो हमको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। देखिए हम लोग के जो मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के, वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि जब हम लोग जंगल में रहा करते थे, हम लोग शिकार किया करते थे, हम लोग उठते थे सुबह और लौटते थे। अब वो स्थिति है नहीं। The society has become agrarian। हम लोग अनाज उगाते हैं, अनाज स्टोर करते हैं, और हमारे भुखमरी से हालात तो खत्म ही हुए, लेकिन मैकेनिज्म्स बने हैं भुखमरी झेलने के हिसाब से। आपने कहीं एक ऐसी कोई बात सुनी भी होगी, अगर कभी भुखमरी आ जाए तो एक इंसान बिना खाए पिए 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। वो कैसे रह सकता है? वो आपकी इतनी फैट को यूज करके जिंदा रह सकता है। तो अब मैंने जैसा कि समझाया कि जो ये एक्सेस फैट है, यही आपका डायबिटीज रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है, डायबिटीज का जो जनक है। अब हम इसको यूज कैसे, मतलब इसको गलाएंगे कैसे, हम इसको खत्म कैसे करेंगे? तो हमको कैलोरी डेफिसिट यानी वो भुखमरी जैसी स्थिति पैदा करनी है अपने लिए। आसान भाषा में कहें तो कम खाना है। तो कम कितना कम खाना? तो हमको एटलीस्ट खाने में 400 से 500 किलो कैलोरी कम खाना। जितना भी हम खा रहे थे उससे कम खाना है, 400 से 500 किलो कैलोरी। यानी अगर कोई बच्चा 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, 1500 पर आ जाए। 1500 पर आ जाए। अब साइमल्टेनियसली उसको कैलोरी बर्न भी करना। तो 500 किलो कैलोरी कम खाई और 500 किलो कैलोरी उसको बर्न करनी। तो यानी उसको ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा स्पोर्ट प्ले करना है जिससे कि 500 किलो कैलोरी पर डे वो बर्न भी कर ले। तो अराउंड 1000 किलो कैलोरी का डेफिसिट जैसे क्रिएट होता है, वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। यही से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। कितना, वैसे बड़ा वेग क्वेश्चन है, लेकिन 10-15 साल की उम्र के बच्चे हैं, वजन कितना होना चाहिए, कैसे उन्हें समझ में आएगा? मैडम देखिए, वैसे तो हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज के ग्रोथ चार्ट्स वगैरह भी हैं जहाँ पे परसेंटाइल उस पे निकाल सकते हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जो कि हाइट बेस्ड है, और ये अगेन मतलब ये एडल्ट्स पे भी लागू होता है। मान लीजिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, 160 में से आप 100 घटा दीजिए, बचा 60 सेंटीमीटर। 60 किलो आपका एक आइडियल वेट है। 5 किलो ऊपर नीचे आप ले लीजिए, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बट इससे कोई भी आपका निकाल सकता है। हाँ, बट आप एक्यूरेटली बोलेंगे तो फिर हमको फिर ग्रोथ चार्ट्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। और उसमें भी अब दिक्कत ये है कि जिस जमाने में ग्रोथ चार्ट्स बने थे तब हमारे बच्चे भी थोड़े कमजोर हुआ करते थे, तो माल न्यूट्रिशन जो शब्द था वो बना था अंडर न्यूट्रिशन के लिए। नाउ माल न्यूट्रिशन हैज बोथ ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे ओवर न्यूट्रिशन इज द प्रॉब्लम, और रूरल सेंटर्स जो है वहां पे अंडर न्यूट्रिशन इज द प्रॉब्लम। सो वो ग्रोथ चार्ट में शायद डिवाइड करने की हमको जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर आप देखकर समझ सकते हैं, न्यूट्रली अपने बच्चे को देखिए निष्पक्ष तरीके से कि क्या वो मोटा है, क्या वो जंक फूड ज्यादा खाता है, क्या वो पैकेट्स ज्यादा खा रहा है, क्या वाकई उसे वजन घटाने की जरूरत है। आप खुद तय कर पाएंगे अगर आप सेहत की नजर से बच्चे को देखेंगे, मोहब्बत की नजर से थोड़ा कम देखिए। डॉक्टर साहब, ये तो हुई उन लोगों की जिनके हम डायबिटीज घटाने की बात कर रहे हैं। अगर लोग इग्नोर करते हैं और खासतौर पर बच्चों में डायबिटीज इग्नोर होती है, अनकंट्रोल होती है, तो आगे आने वाला उसका जो एज है कैसा हो सकता है? बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो शायद हम लोग नहीं, इसी को हम बचाना चाहते हैं बेसिकली। देखिए क्या है, जो डायबिटीज है जिसमें कि देयर इज एक्सेस शुगर लेवल्स इन योर ब्लड, अब इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सबसे बड़ी चीज जो है, ये एंड ऑर्गन डैमेज करवा देता है। एंड ऑर्गन का मतलब है आपके लिवर, किडनी, आईज, हार्ट, सब पे इसका इफेक्ट है। इवन आपकी नर्व्स भी अफेक्टेड होने लग जाती हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी एक टर्म है जिसको हम कहते हैं। तो 4-5 टर्म्स के मैं आपको नाम लेता हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंखों के पर्दे पे इफेक्ट डालता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो कि किडनी खराब कर देता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो मैंने बताया आपको कि नर्व्स पे इफेक्ट होता है,
इसके अलावा सीबीडी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी जो आपके हार्ट से लिंक चीजें हैं वो आपकी बढ़ जाती है। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा हार्ट अटैक के रेट्स ज्यादा होने लग गए हैं, तो वो सब भी चीजें आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा आपके लिवर में फैटी लिवर आजकल काफी कॉमन होने लगा है, तो वो फैट यही फैट है जो हम बात कर रहे हैं, वो फैट सबसे पहले जाके पैंक्रियास लिवर किडनी में जमता है। तो ये दिक्कत चल रहा है तो लिवर के फंक्शन को भी इफेक्ट करने लग जाता है। तो सिर्फ बहुत सारी चीजें और इन सब के इतर आपकी इम्यून सिस्टम को ये बहुत इफेक्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी डाउन कर देता है। तो एक डायबिटिक को जल्दी इन्फेक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू एक नॉन डायबिटिक। तो अगर आपके बच्चे में टीनेज में या बचपन में डायबिटीज हो गई, आप सोच लीजिए उसकी जवानी और बुढ़ापा कितनी सारी बीमारियों और कितनी सारी दवाओं के साथ बीतेगा। डॉक्टर क्या बच्चों में जो दवाएं दी जाती है डायबिटीज की वो वही होती है जो बड़ों में दी जाती है? हाँ, तो टाइप 2 डायबिटीज की दवाइयां सेम है, इसमें कोई बच्चों और बड़ों में डिफरेंशिएशन नहीं है। बस डोज भी मतलब सेम ही रहेगा ना, जब आपका वेट ही ज्यादा है। बट पीडियाट्रिक डोजेज में जो कंसेप्ट था डोज का वो हमेशा वेट से लिंक था। वेट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया एंड सेकंड एज। छोटे बच्चों में बहुत छोटे बच्चे तो हम एज भी देख लेते हैं, बट इवेंचुअली जितनी भी ड्रग्स हैं या जितनी भी मेडिसिन हैं उनका जो डोज निर्धारण होता है वो हमेशा आपके बॉडी वेट के हिसाब से होता है। बड़ों को तो कहा जाता है 30 साल की उम्र के बाद आप अपने रेगुलर चेकअप कराएं, तो जिन्हें हम एनुअल हेल्थ चेक या प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कहते हैं। बच्चों को किस उम्र में अपना हेल्थ चेक कराना चाहिए? मैडम ये बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि इस पे अभी तक कोई साइंटिफिक स्टडी हुई नहीं है एक्चुअली। बट हाँ, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स देखेंगे आज की डेट में सब जगह एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक्स खुल गए हैं। एंड एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक्स में मतलब आपको यही ओबेसिटी और ये ओवर नरिश्ड बच्चे आ रहे हैं। और जो करंट रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें। वैसे भी आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है वो। ब्लड टेस्ट पे क्योंकि कोई ऐसी रिकमेंडेशन है नहीं अभी, तो वी शुड लीव दैट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर जो उसको ट्रीट कर रहा है। एंड बट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एटलीस्ट आप अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए अपने डॉक्टर जरूर सलाह मशवरा करें। चलिए इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं क्वेश्चन को। अगर कोई बच्चा है उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे कि आप हेल्थ चेक करा लेना चाहिए, वो लक्षण कौन से माँ बाप को पहचानने चाहिए? तो देखिए एक तो वेट हो ही गया आपका, मेंटल हेल्थ पे भी हमारी थोड़ी सी बात हुई थी कि अगर वो रुचि नहीं ले रहा है खेलने में और इस चीज। इसके अलावा अगर हम कहें कि आउट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर सबसे पहले पेरेंट्स को मदर को समझ में आता है। अब टीनेजर्स में बोले या बच्चों में भी बोले मदर के लिए, तो अगर बच्चे को मैं सिर्फ डायबिटीज की तरफ से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, बार बार प्यास लग रही है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, आउट ऑफ द नॉर्मल लग रही है, या सडन वेट लॉस हो गया। मान लीजिए बच्चे का वजन ठीक ठाक था और अचानक से वेट लॉस हो गया, तो ये भी डायबिटीज की वजह से हो सकता है। अच्छा, डायबिटीज वजन घटाती है? बिल्कुल, अगर वो अनकंट्रोल हो जाए, शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाए तो वो घटा भी सकती है। तो ये भी सडन वेट लॉस भी एक उसका सिम्टम हो सकता है। अगर आपका बच्चा थक रहा है, खेल नहीं रहा है, या फिर वजन उसका बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, खाना बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है, ये सारे वो साइन हैं जब आपको ये सोचना चाहिए कि उसे डॉक्टर को दिखाया जाए, क्या पता डायबिटीज हो और वो समय रहते पकड़ में आ जाए। इंजेक्टेबल इंसुलिन भी बच्चों को देनी पड़ सकती है? देखिए टाइप 1 डायबिटीज में तो हमें इंजेक्टेबल इंसुलिन ही देनी पड़ती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज वो बीमारी है जहाँ पे हमारे जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास में वो इंसुलिन बना ही नहीं है। तो उसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको इंसुलिन ही देनी पड़ती है। फिर एक डायबिटीज का एक और प्रकार है जिसको हम मॉडी बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ये बच्चे से लेकर युवावस्था वाली जो एज है यहाँ पे जाकर के और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल फंक्शन खत्म हो जाता है, अगेन इंसुलिन नहीं बन रहा। तो एक बात बेसिक ये समझिए, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा किसी भी वजह से तो हमें इंसुलिन ही देना है। जितनी भी दवाइयां हैं, ओरल मेडिकेशन जो भी हैं, वो इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। जब इंसुलिन बन रहा है, जब बन रहा है, अगर बन ही नहीं रहा तो वो काम किस पे करेंगे? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन की कार्य क्षमता प्रभावित है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा। ये बात कितनी सच है कि जब इंसुलिन ही नहीं और जिसकी आपने बात की इंजेक्टेबल इंसुलिन दे रहे हैं, उनमें डायबिटीज कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है? देखिए ये भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका नहीं। ऐसे समझते हैं हम लोग कि शुगर कंट्रोल इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। तो डॉक्टर्स जो इसमें ट्रेन है डायबिटीज में, वो किसी भी लेवल को आप लेके जाइए वो कंट्रोल करेंगे। चॉइस ऑफ इंसुलिन मैटर करता है, उसमें टाइप ऑफ इंसुलिन मैटर करता है,
लॉन्ग एक्टिंग है कि शॉर्ट एक्टिंग है, और साथ में ओरल के साथ क्या कॉम्बिनेशन देना है टाइप 2 डायबिटीज में, वो मैटर करता है। तो और सिमिलरली विद आपका ये टाइप 1 डायबिटीज में भी द वे इंसुलिन हैज टू बी गिवन, वो और कौन सा इंसुलिन दे रहे हैं उससे कंट्रोल सबका हो जाता है, चाहे इंजेक्शन ले रहे हैं। शुगर लेवल कंट्रोल करना इज नॉट इफेक्टिव। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कंप्लायंस मतलब फॉलो नहीं करते डॉक्टर की एडवाइस, इवेंचुअली लीडिंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस। और एक बार जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मतलब एक कंडीशन बता रहा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, तो किडनी में क्या होता है, किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है, टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करके निकाल रही है। तो अब उसका फंक्शन प्रभावित हो गया, तो सेम ड्रग कोई हम अगर हमने कोई दवा भी ली है, उसको भी फिल्टर आउट करके किडनी नहीं निकालना है। तो अब अगर किडनी फंक्शन प्रभावित हो गया तो वही दवा आपके शरीर में ज्यादा समय तक रहेगी, तो यहाँ पे शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे जो कहते मैनेज करना आगे नहीं है, डॉक्टर्स ही आपको बता पाएंगे। तो ऐसे करके क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स जो डॉक्टर्स के पास वो गए हैं, मे बी ड्यू टू वन रीजन और अदर, शायद वो डायग्नोसिस नहीं हो पाया डायबिटिक नेफ्रोपैथी है कि नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंट्रोल में ना आ पाए। बट जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, जो द गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटिक्स आर एबल टू कंट्रोल एनी लेवल व्हाटसोएवर आप लेके आइए, कंट्रोल तो हो जाता है। चलते एक सवाल आ गया इसी से जुड़ा हुआ कि एक बार डायबिटीज की दवा डॉक्टर साहब ने लिख दी कि इतनी तुम्हें लेनी है, फिर दोबारा उसको चेक कराने के लिए आमतौर पर लोग नहीं जाते कि उन्हें तो लिखी हुई है दवा और हम देख लेते हैं। ये बताइए कि वो डोज एडजस्टमेंट के लिए या दोबारा से खुराक चेक कराने के लिए कब डॉक्टर के पास जाने, और बच्चों में ब्लड शुगर जो घर में चेक करते हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए अगर वो बच्चा डायबिटिक है? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है मैडम। ये जो हम खुद ब्लड शुगर चेक करते हैं उसे कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो वो 7 बार होना है। फॉर ऑप्टिमल ग्लूकोज कंट्रोल रोज 7 बार आपको चेक करना चाहिए। रोज 7 बार टेक्निकली जो गाइडलाइन के हिसाब से। बहुत लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताइए इतनी बार कैसे, मतलब और क्यों? हाँ एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहले पर्पस समझेगी क्यों है। भाई मेरा जो शुगर लेवल है वो मेरे खान पान से संबंधित है। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि मैंने क्या खाया और क्या खा के मेरा शुगर बढ़ रहा है, तब तक मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? सच में 7 बार चेक करना? जी हाँ, 7 बार मैडम, सब में 7 टाइम्स तो गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी मान लीजिए आपने 10 बजे नाश्ता किया, 10:30 बजे चेक करें? आपको फास्टिंग चेक करना चाहिए, आपको बिफोर लंच करना चाहिए, आफ्टर लंच करना चाहिए, आपको बिफोर डिनर करना चाहिए, आफ्टर डिनर करना चाहिए, 5 बार हो गए, और बीच में 2 बार और करना चाहिए। ये जो बिफोर और आफ्टर आपने कहा, खाना खाने से कितना पहले और कितनी बार चेक करना है? खाने के पहले 10 मिनट पहले कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप एटलीस्ट 1 आवर के बाद आप चेक कर सकते हैं। अब ये क्यों बना था आप उसको समझिए। भाई मैं जब इतनी बार चेक करूंगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं जो खा रहा हूं उससे मेरा कितना बढ़ता है या क्या खाने से बढ़ता है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं सेल्फ अवेयर होके मैं अपने आप रिडक्शन चालू करूंगा। तो ये 7 बार कितने दिन तक चेक करें? ये पहले समझिए, ठीक है। अब एक बार जब मुझे आइडिया लग गया तो उसके बाद फिर 3 पे आ सकता हूँ। फास्टिंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, ताकि मैं उसी हिसाब से अपना खान पान रेगुलेट करूं। फास्टिंग का मतलब मैंने ब्रेकफास्ट से पहले देख लिया, तो अगर मेरा फास्टिंग ज्यादा है तो मैं ब्रेकफास्ट कम खा लूंगा। लंच से पहले मैंने चेक किया, तो अगर लंच के पहले ज्यादा तो मैं लंच कम खा लूंगा। डिनर से पहले चेक किया तो डिनर से पहले ज्यादा तो डिनर कम खा लूंगा। तो 3 इज बेयर मिनिमम, ठीक है, रोजाना। अब इसके बाद फिर एक और कैटेगरी में आते हैं कि भाई संसाधन ही नहीं है। भाई हम एक तो ये वहां बात कर रहे हैं ना, संसाधन है, भाई अफोर्डेबिलिटी है, बंदा खरीद सकता है उतने रिसोर्सेज, मान लीजिए है ही नहीं, आप क्या करें? तो कम से कम सुबह फास्टिंग देखें, ठीक है, आपको रोज अपना पता लगता है। और रैंडमली हफ्ते में 2-3 बार आप अपना पीपी देख लीजिए। पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, यानी नाश्ता करने के 2 घंटे बाद। ठीक है, फिर हम अलग लेवल पे आ गए, रिसोर्सेज नहीं है तो बेयर मिनिमम इतना तो कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इतना भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करेंगे? तो फिर एक तरीका लास्ट फिर ये है कि हफ्ते में रैंडमली 2-3 बार आप यही 2 वैल्यूज करके देखिए, ताकि हम कुछ आइडिया लगना चाहते हैं। मोटे तौर पर अगर आपका शुगर बहुत कंट्रोल से बाहर है, ज्यादा चेक कीजिए, कंट्रोल में है थोड़ा कम कीजिए, आप एकदम निश्चिंत हैं तो भी हफ्ते में 2 बार चेक कर लीजिए, ऐसे मान लेते हैं। बिल्कुल। बच्चों के लिए शुगर एक सेकंड, अब आपका एक और सवाल था उसमें कि डॉक्टर के बाद आपको कब जाना है। तो देखिए, गिरी से गिरी कंडीशन में वंस इन अ क्वार्टर इज मैंडेटरी, यानी हर 3 महीने में कम से कम एक विजिट डॉक्टर की होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, और आप कितना भी कोशिश कर लें, आप उसके लिए ट्रेन ही नहीं है, तो आपको एक डॉक्टर की सलाह चाहिए।
अब इसके बाद क्या होता है, एज ए डॉक्टर जब हम लोग देखते हैं कि ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ब्लड शुगर लेवल्स में, तो वो फ्रीक्वेंसी हम अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं। जहाँ ज्यादा दिक्कत होती है वहाँ हफ्ते भर में भी बुलाते हैं, और जहाँ थोड़ा ठीक लगता है वहाँ एक एक महीने में बुला लेते हैं। सो आइडियल कंडीशन अगर मैं कहूँ कि भाई आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों की ब्लड शुगर लेवल किसको नॉर्मल मानते हैं, जो चेक करने के बाद आते हैं, क्या उसका पैरामीटर या रेंज है? पैरामीटर सबके लिए यूनिवर्सल है मैडम, अच्छा। चाहे आप किसी भी एज में हो। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो अगेन WHO के हैं, तो आप इसमें हम इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला है HbA1c लेवल, एनी लेवल अबव 6.5 मिलीग्राम पर सेकंड इज डायबिटिक, 5.8 से 6.5 इज प्री डायबिटिक। ठीक है, अब हम आते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पे, एनीथिंग अबव 126 इज डायबिटिक, 100 से 126 इज इंपेयर्ड ग्लूकोज फंक्शन, यानी यहाँ पे शरीर के बैलेंस बिगड़ने चालू हो गए, लेस देन 100 इज ओके। इसी तरीके से अब हम आते हैं पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर, यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद वाले पे, एनीथिंग अबव 200 इज डायबिटिक, 140 से 200 इज अगेन इंपेयर्ड ग्लूकोज फंक्शन, यानी यहाँ पे आपके बॉडी के बैलेंसेस बिगड़ने चालू हो गए, और 140 के नीचे है तो ठीक, यही सब पे लाते हैं। और कोई भी रैंडम वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता कि खाने की क्या स्थिति है, कुछ भी आपने देखा 200 के ऊपर है तो गड़बड़ है। तो माँ बाप को भी और बच्चों को भी आज हमने ये समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो वजन कंट्रोल कीजिए, आदि समस्याओं का हल हो जाएगा। डायबिटीज के क्या लेवल नॉर्मल है, कब आपको दवाओं की जरूरत है, कैसे आप दवाओं से बच सकते हैं, किस हद तक बच सकते हैं, ये सब हमने आपको बताने की कोशिश की है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज जो बच्चे और उनके माता पिता उन्हें सुन रहे हैं, वो आने वाले समय में एक स्वस्थ और युवा राष्ट्र का निर्माण करने में योगदान देंगे, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी भारत फिट रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद करेंगे कि कुछ बच्चे तो आज खुद से अपना मोटापा घटाने की पहल करेंगे।